नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है अतुल सुभाष। ये अतुल सुभाष जिन्होंने अभी दो दिन पहले सुसाइड कर लिया है अपनी पत्नी से तंग आकर। पत्नी ने जो है उनके ऊपर कोर्ट में जो है 498 दाखिल किया था और उससे इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसको लेकर जो है पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि महिलाओं के प्रति इतनी कठोर कानून है कि दहेज प्रथा का आरोप लगा के उनको जो है ससुराल वालों को हिरासत में लिया जाता है। तो पति के ऊपर भी ऐसे कानून होने चाहिए कि पति भी जो है शिकायत करे और पत्नी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून के ऊपर जंग छिड़ी हुई है इस समय, क्योंकि अतुल सुभाष जो है साइड से जो है निकिता सिंघानिया से जो है शादी किए थे, जो जौनपुर रहने वाली है, और शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ है। उसके बाद जो है दोनों में अनबन हुई और मामला कोर्ट तक गया हुआ है। और कोर्ट से इतनी परेशानियां हुई, इतने एलिगेशन, इतने चीज़ें सामने आई कि सुभाष को जो है सुसाइड के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और उन्होंने काफ़ी लंबा सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है और देश के नाम से संदेश भी लिखा है कि ऐसे पीड़ित पति कितने होंगे जो सुसाइड की राह पे होंगे। तो इस बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा में है आज हमारे साथ एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इसे जानेंगे कि 498 जो कलम है उसका क्या इस्तेमाल एक महिला को बचाने के लिए होता है, तो क्या पति को भी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस विषय पर जो ये मामला घटित हुई है बेंगलुरु में, अतुल सुभाष जी जिन्होंने सुसाइड किया है, इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है। इसमें पूरे सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सबको ये देखना चाह रहा है कि आखिर में ऐसे केसेस को कैसे जस्टिफाइड किया जाए। नहीं, जस्टिफिकेशन तो इसका कुछ नहीं है सर जी, लेकिन इतना मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो हत्या हुई है, मैं इसे सुसाइड नहीं मानता, मैं इसको हत्या मानता हूँ। ये जो हत्या हुई है, इस हत्या ने पूरे के पूरे लीगल सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है जनता के सामने। और जो पीड़ा भारत का पुरुष जमाने से सह रहा था, आज वो इस वीर पुरुष ने, इस बहादुर आदमी ने सबके सामने लाके खड़ी कर दी है। ये 24 पन्ने का सुसाइड नोट है। 24 पन्ने का सुसाइड नोट है। जज के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है कि भाई मुझे चैम्बर में बुला के मैटर सेटल कराने के 5 लाख रुपए मांगे गए, और वो जज अभी तक सस्पेंड नहीं हुई। देखिए, अगर किसी माननीय जज साहब के ऊपर किसी तरह के एलिगेशन आ जाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को या उस जगह के हाई कोर्ट को या उस जगह के प्रिंसिपल जज को उस जज के ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और पेंडिंग इंक्वायरी जो है, क्योंकि ये सच तो सामने आना चाहिए। अब आज एक आदमी का देहांत हो गया, आज एक आदमी का स्वर्गवास हो गया और वो आपके ऊपर एलिगेशन चला के गया, तो बाकी के जो लोग आपके कोर्ट में न्याय मांगने के लिए आएंगे वो आपको किस नजरिए से देखेंगे? तो कम से कम पेंडिंग इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी चल रही है कि उन्होंने, देखिए वो उसका एलिगेशन हो सकता है, मांगे नहीं मांगे ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लोगों के ऊपर न्याय प्रणाली का विश्वास रहे तो उसके लिए इस समय पे एक ठोस कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। और इन जज साहब को जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इनको कार्यभार से बर्खास्त किया जाना, सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 5 लाख उन्होंने देने की बात कही। अतुल सुभाष जो है AI इंजीनियर हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी उनका पैकेज है, तो क्या 5 लाख रुपया दे के मामले को ख़त्म नहीं कर सकते थे? सुसाइड करना ही क्यों उन्होंने सुझाया? नहीं, जब आप देखिए उस आदमी की कोई सुन नहीं रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम। खैर, अतुल सुभाष तो एक आदमी है, मैं तो सर इस चीज़ को डे इन डे आउट के देखता हूँ। आज की डेट में महिलाओं को, पुरुषों को शोषित करने के लिए इतने सजग कानून बना दिए गए हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक कानून है, 125 CRPC एक कानून है, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट एक कानून है, तलाक की जब पिटीशन चल रही है तो दूसरा कानून है, उसमें आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक मुकदमे में मेंटेनेंस ग्रांट कर दी तो दूसरा जो मुकदमा है उसमें आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। हर जज के पास पावर है कि हम मतलब मेंटेनेंस पीछे देख के नई मेंटेनेंस पास करें। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि सर जिस समय पे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जाती है उस समय तो कोई डिसाइड होती नहीं है,
तो उस मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को 1.5 से 2 साल बाद डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर किसी आदमी के ऊपर इन्होंने 10,000 रुपए की भी मेंटेनेंस लगा दी, तो जब 1 साल पेंडिंग वो एप्लीकेशन है, तो जिस दिन से एप्लीकेशन आई उस दिन से उसका होगा तो 1,20,000 रुपए का उसका एरियर हो गया। अब 1,20,000 अगर वो नहीं भर पाता तो माननीय न्यायालय से जो महिलाओं की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला वकील है वो उसके नाम का वारंट निकलवाता है, उसके वहां कुड़की का वारंट आता है, कुड़की में अगर सामान जब्त नहीं होता तो फिर उसके नाम का अरेस्ट वारंट आता है। आप हिस्ट्री में देखिए कितने पुरुष इस तरह से वहां पे जेल में। अच्छा, अगर आप अपील में जाएं तो सबसे बड़ी समस्या पुरुषों के साथ यह है कि माननीय अपीलेट कोर्ट क्या बोलता है कि भाई कम से कम 50% तो भरो। अब मेरा यह कहना है कि चलो मेंटेनेंस तो वाइफ को मिलना चाहिए जो काम नहीं करती, लेकिन अगर कोई महिला काम करती है उसको भी आपने मेंटेनेंस दे दिया है, तो मैं कोर्ट में आया क्यों अपील में? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना जी। आप मुझे कहो 50% भरो, मैं आपकी सुनूंगा, और जब मैं 50% कहीं से उधार लेके भर दूं उसके बाद भी मेरी मेंटेनेंस की पिटीशन डिसमिस ही होनी है, तो फिर आप ये सोचिए कि उस फैमिली के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आता है। और अब जो इसमें बात खुल के आई है वो ये आई है कि देखिए डाउरी प्रोटेक्शन के लॉज को किस तरह से मिसयूज किया गया है। अभी क्या है, जैसे किसी का 498A का केस किसी परिवार के ऊपर कर दिया। अच्छा, ये बल्क में होता है जी, खाली हस्बैंड के ऊपर नहीं होगा, आपके घर में कुत्ते बिल्ली कॉकरोच छोड़ के सबका नाम डाल दिया जाएगा। इवन ऐसे भी केस हुए हैं जिसमें 2-2 साल के बच्चों के ऊपर 498 का केस दाखिल किया गया है। तो भाई 2 साल का बच्चा 1.5 साल का बच्चा क्या 498 करेगा किसी के ऊपर? लेकिन आपने डाले हैं। और उसके बाद जो हरेसमेंट चालू होता है, पुलिस अलग हरेस करती है। वही क्या कहती है कि भाई आप आओ अपने बयान दो, और जिस तरह से फैमिलीज को पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है, पुलिस स्टेशन की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से भाई उसको वहां बैठ जा, 2 घंटे बाद तेरा बयान लूंगा, फिर कल फिर आना, आज फिर आना। तो एक आदमी जो नौकरी पे है, अभी ये तो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, करीबन 40-50 लाख रुपए का इनका पैकेज था अतुल जी का। तो आप सोचिए ये बंदा कितनी बार पुलिस स्टेशन गया होगा। जो आदमी 120 बार कोर्ट गया होगा तो वो कम से कम 50 बार तो पुलिस स्टेशन गया होगा। कितनी बार उसको पुलिस के टेलीफोन आए होंगे। तो उस आदमी के ऊपर कितना प्रेशर होगा। आपने उसकी माँ का नाम डाल दिया, उसके पिताजी का नाम डाल दिया, उसके भाई का नाम डाल दिया, और आपने उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड करी। तो ये लीगल एक्सटॉर्शन जो हो रहा है ये हर पुरुष के साथ हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताता हूं मैं। देखिए, जब किसी वाइफ के प्रति मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ जी, और अगर हस्बैंड उसको भरता नहीं है तो उसके नाम का वारंट, अरेस्ट वारंट तुरंत निकल जाता है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया कि वाइफ के पास बच्चा है और हस्बैंड ने बच्चे की एक्सेस मांगी, और कोर्ट तो एक्सेस ग्रांट करता ही है, लेकिन वाइफ अगर नहीं दे रही है तो उस समय माननीय न्यायालय इतना कठोर कार्रवाई वाइफ के खिलाफ करता नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड को एक्सेस नहीं मिलती। अब एक आदमी जो पैसे भर रहा है वो सड़क पर खड़ा हुआ एटीएम तो नहीं है क्या आपने मुंह में डाला और पैसे निकाल लिए। तो ये जो देश में जो चल रहा है वो आज एक्सपोज हुआ है, जो लीगल सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ है, और बहुत जरूरी है आज की डेट में। अभी आप देखिए, आज 2-2 महीने की शादियां, 1-1 महीने की शादियां फेल हो रही हैं। तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से वंस ए वाइफ इज ऑलवेज ए वाइफ। तो आपने तो सर उसको एफडी बना के दे दी, आरडी बना के दे दी कि आज अगर किसी लड़की से किसी लड़के की शादी होती है और वो शादी 2 महीने बाद फेल हो जाए तो लड़की को सिर्फ इतना करना है, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और उसको मेंटेनेंस मिलने लगेगा। फिर वो केस 15-20 साल पड़ा रहेगा। कानून में लिखा है 6 महीने के अंदर खत्म करना है, लेकिन होता नहीं है जी। अच्छा, उसमें भी क्या है कि डिवोर्स होने के बाद भी आप कहते हो कि डिवोर्स वाइफ इज ऑल्सो ए वाइफ, ऐसे भी प्रावधान है, तो वो कभी भी आके मेंटेनेंस क्लेम कर लेगी। तो भाई ये एक सीमित सीमा के अंतर्गत ये चीज होनी चाहिए, और अगर केस झूठा पाया जाए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, कानून जो डेवलप हुआ वो ये जो ये लोगों की मानसिकता आई ना कि हम झूठे केस फाइल करेंगे और हम उन पर दबाव बनाएंगे, पैसे मिलेंगे। ये सारी जो जड़ है ये हमारे माननीय न्यायालयों से चालू होती है और वहीं खत्म होती है। देखिए, आज मेरे पास एक महिला आई, मैंने उसको बोल के केस फाइल करवा दिया। 4 साल 5 साल तक उसका पति और उसके जो फैमिली है, पति की फैमिली, वो कोर्ट में जूते घिसते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो थक जाएगा। थकने के बाद वो क्या करेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो उसकी श्रद्धा होगी, वो जो उसकी सहमति होगी, जो उसकी हिम्मत होगी, वो सेटलमेंट करेगा। फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट, कहेंगे जी इसको क्वैश कर दो। हाई कोर्ट कहेगा कि ठीक है भाई, अब ये तुम दोनों का आपसी मामला, तुमने इनको कंपनसेट कर दिया, हम क्वैश कर देते हैं।
तो जब समाज में ये मैसेज जाएगा कि यार पैसे ऐसे करके हमको मेंटेनेंस ज्यादा मिल रही है और सेटलमेंट का पैसा भी हम ले रहे हैं, तो ये जो चीज होगी ये ज्यादा से ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा घर बर्बाद होंगे इसकी वजह से। हो रहे हैं बिल्कुल। आज की डेट में हर मैटर 4 से 5 साल में फैमिली कोर्ट में चलने वाला वो जाके सेटल ही होता है, लेकिन तब तक दुनिया बर्बाद हो चुकी होती है। और इस देश में एक ये भी समस्या है कि ये मान लिया जाता है जो भी महिलाएं बोलती हैं जी वो सब सही माना जाता है। आपको याद होगा हरियाणा में 2 लड़कियों को दिखाया कि मुक्के मारते हुए बेल्ट से पीटते हुए लड़कों को बस में, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार उनको नोबेल प्राइज देने चली थी बहादुरी का। वो तो बाद में पता चला कि भाई वो तो बस की सीट के लेके झगड़ा हुआ था और उन 4 लड़कों का कैरियर पूरा बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा उस समय पे तो सिर्फ ये यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं होते थे, तो टीवी में एक मुद्दा आया था, मेरे ख्याल से 84-85 की बात है या उससे बाद की बात है, 90s की बात होगी, जिसमें एक दिल्ली का केस चला था। उसमें बताया कि लड़की ने बारात वापस कर दी, निशा ऐसे करके कुछ नाम था, और वो लड़का, और वो कि उन्होंने दहेज मांगा इसलिए बारात वापस कर दी। 12-13 साल बाद दिल्ली की CGM कोर्ट की अदालत ने उस लड़के को निर्दोष पाया। तो उसका तब अब तो बताइए वो लड़का कितनी बार तो जेल में गया होगा। तो चलिए सर एग्जाम्पल तो बहुत हो गया, लेकिन अब ये बताइए मेरे को, अतुल सुभाष को करना क्या चाहिए था? सुसाइड तो उसने कर लिया, उसकी अंतिम समय खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जस्टिफाइड कैसे मिलेगा उसको? पहले नंबर तो उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए, उसको फाइट कैसे कर सकता था वो? सर वो फाइट तो बेचारा कर ही रहा था जी, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई किसी तरह से उसको कोई इमोशनल सपोर्ट होती, किसी तरह से सब उसको लीगल प्रॉपर सपोर्ट होती, ठीक है, और उसकी कोई बात सुन रहा होता, सिस्टम पे उसको विश्वास होता, तो वो क्यों सुसाइड करता? उस बेचारे ने तो सुसाइड ही इसलिए करा कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, मेरा लड़का मेरा नहीं, बीवी मेरे से 3 करोड़ मांग रही है, मेरे माँ बाप सबके ऊपर इतना खर्चा है, मेरे ऊपर 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस लाद दी है, और उसके बाद मैं करूं तो क्या करूं? तो वो उसको सर कुछ दिखा नहीं। और जब ये एक डिसीजन लेने का टाइम आता है ना सर जी, जब जिंदगी में कि भाई मैं सुसाइड करूं या ना करूं, ये बड़ा मार्मिक क्षण होता है। और उस समय पे साहब उसको सही सलाह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बेचारा गया समझो। और इस केस में भी यही हुआ। अभी खाली यही नहीं हुआ, कई सुसाइड हुए हैं साहब जिनके बारे में तो हमको पता नहीं है। तो भाई आज इसलिए तो मीडिया में आ गया करके लोगों को पता चल रहा है, इसलिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे चैनल में भी बहुत से लोग देख रहे होंगे, उनके मन में भी कुछ शंका होती होगी। तो जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप एज द एडवोकेट? सर एज एन एडवोकेट मैं तो सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि अपने मुकदमे को मजबूती से लड़ें और पेशेंस रखें और किसी भी तरह का कंप्रोमाइज मत करें। अगर आप कंप्रोमाइज करके लड़की को पैसा देने की बात करेंगे तो आज आपके घर में से तो छूट गया, लेकिन दूसरे के घर में होगा। और दूसरी चीज, ये पुलिस वाले और जो लीगल सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, ये मैं उनको आज स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो ये मत समझिए कि ये सांप हमेशा पड़ोसी के बच्चों को काटेगा। एक दिन मौका आएगा आपको भी काटेगा। आज आप देखिए वकीलों के बच्चों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, इवन ऑनरेबल जजेस के ऊपर भी इस तरह के केस होने लगे हैं, उनकी फैमिली में भी होने लगे हैं। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बाहर रहती है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई वकील नहीं है जी, लेकिन अगर मैं इस तरह की चीजें करने लगूं तो कल मेरी फैमिली के ऊपर किसी का केस होगा, तब मुझे क्या लगेगा? तो उसी तरह से बाकी लोगों के ऊपर है। आपको एक सहानुभूति टाइप की चीज होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक केस बताता हूं सर, एक एग्जांपल के तौर पे, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। एक पुलिस वाला है, मैं वो केस लड़ रहा हूं, उसके साथ एक महिला की शादी करी गई और उसे ये नहीं बताया गया कि आपकी जो वाइफ है वो सिजोफ्रेनिया ग्रस्त है। 1 साल के बाद, 6-7 महीने के बाद उसको समझ में आया कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया। तब वो कोर्ट में गया और इधर उसने कोर्ट में नलिटी ऑफ मैरिज की पिटीशन फाइल करी और उधर उस आदमी के ऊपर 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो दुनिया भर के केस लग गए। और उस केस में खाली वो तो पुलिस वाला है, उसकी सिस्टर भी पुलिस वाली है, उसके पिताजी भी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, माँ हाउसवाइफ थी, सबके ऊपर ये केस डाल दिया। जबकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि पुलिस को उसने दिखाया कि भाई ये देखो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जिसमें मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन उस आदमी की किसी ने सुनी नहीं। अभी वो तो थोड़ा दिल से मजबूत था, अगर कोई कमजोर आदमी होता तो क्या होता? आज वो बेचारा 4 साल से जूते घिस रहा, उसको कोई न्याय देने को नहीं है, ऊपर से उसके ऊपर मेंटेनेंस और लाद दी है। तो गलती किसने करी? उस पुलिस वाले ने करी या उसके ससुर ने करी जिसने ये झूठ बताया कि भाई मेरी लड़की को सिजोफ्रेनिया नहीं है और मतलब शादी कर दी उसकी? तो ऐसे कई केस हो चुके हैं जिसमें आप देखेंगे इस तरह की धोखाधड़ी करी गई है। तो सजग रहिए, सावधान रहिए। और ये
जो भी आप शादी ब्याह का काम करते हैं, मैं तो आपको सभी लोगों को ये सलाह दूंगा कि अपने घर में बहू जब लाते हैं तो बहुत ज़्यादा दान दहेज मतलब उसको एज ए स्त्रीधन देने की जरूरत नहीं है, बेयर मिनिमम दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने उसको दिया वो सारा स्त्रीधन के तौर पे उसका होगा। और लड़का तो जब कमाएगा तब कमाएगा, माँ बाप की लुटिया डूब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विवेक जोशी जी ने। तो कितने एग्जाम्पल दिए विवेक जोशी जी ने, कितने चीज़ें सामने लाई उन्होंने कि कोर्ट में क्या क्या चलता है, पॉलिटिशियन में क्या क्या चलता है। और ऐसे बहुत से मामले होते हैं, खासकर महिलाओं का तो 498 दाखिल हो जाता है, लेकिन जो महिलाओं से पीड़ित पति है आखिर वो क्या करे, वो डर के मारे तो पॉलिटिशियन नहीं जाते हैं, उनका करियर खराब होगा, उनकी और बदनामी होगी, वो बदनामी छुपाने के लिए जो है अपना दर्द को झेलते हैं, और जब झेल नहीं पाते हो तो अतुल सुभाष जैसे हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज अतुल सुभाष जो है चला गया है, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल छोड़ गया है। बहुत से लोग आज इस रास्ते पर गुजर रहे होंगे कि करें तो क्या करें, लेकिन जस्टिफाई कैसे मिलेगा ये सोचने वाली बात जरूर है। जो बहस छिड़ी हुई है इसका जवाब भी जो है जनता की अदालत को ही देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।